नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर हमने शुरू किया था और हमने लास्ट क्लास में देखा था मुग़ल एम्पायर में बाबर को, और बाबर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बावजूद हमने अब जो अगला पॉइंट उठाया है वह उठाया हुमायूं। और मुग़ल एम्पायर में दूसरा शासक के रूप में जो है वो कौन है, हुमायूं है। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं हुमायूं से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं, जो कि हमारी केवल यूपी पैट के लिए ही योग्य होंगी, और उसी के साथ साथ जो भी वनडे एग्जाम होंगे उनके लिए भी ये योग्य हो सकता है। परंतु मेनली पर्पस जो है हमारा वह है यूपी पैट। क्यों? क्योंकि हमने ये स्पेशल कोर्स जो शुरू किया है वह यूपी पैट के लिए किया है, परंतु यूपी से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसी होंगी उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा योग्य होने वाला है। इसलिए आप अपने नोट्स बड़े प्यारे तरीके से बनाइए, एक बार नोट्स बनाइए और जितनी बार भी फिर पैट आएगा आप हर बार इन्हीं नोट्स को रिवीजन करिए और इन्हीं से आपका जो है अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे सिलेक्शन मिल जाएगा। यही आपके लिए बहुत योग्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती है। हम शुरू करने वाले हैं हुमायूं, और दूसरे शासक के रूप में जो है वो कौन है, हुमायूं। हुमायूं नहीं होता, इनका नाम हुमायूं होता है। क्या नाम है? हुमायूं। ठीक है भाई, पूरी बात करेंगे हुमायूं कौन थे, क्या थे, किस तरीके से। चलिए, हुमायूं की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हुमायूं की। ठीक है, अब हुमायूं का जो शासन था वो दो बार हुआ। एक तो हुआ 1530 से लेकर और 1540 तक। ठीक है, दूसरी बार जब आए वो 1555 से लेकर और फिर आए 56 में। ठीक है भाई, इस बीच में कौन आए? इस बीच में जो थे एक शासक थे, बिहार साइड में रहने वाले थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उधर उन्होंने शासन भी किया था। तो वो है आपके शेर शाह सूरी, इनका नाम आता है। और शेर शाह सूरी को पहले पहले इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका क्या था हम बताते हैं यहाँ से। इनका मूल था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। जब ये एक शेर मार देते हैं तो उपाधि क्या मिलती है? उपाधि क्या मिलती है इनको? उपाधि मिलती है इनको शेर खां की उपाधि मिलती है। फिर बाद में जब ये बाद में जो है, कहने का मतलब ये है कि जब चौसा का युद्ध लड़ते हैं, किसका युद्ध लड़ते हैं? चौसा का युद्ध किससे? हुमायूं से लड़ते हैं। और 1539 में जब ये लड़ते हैं तो ये वहाँ पर शेर शाह की उपाधि से ही अपने आप को गद्दी पर आसीन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पहचान थी इनकी, भी एक अलग क्लास बनाएंगे शेर शाह की। परंतु आप इनके बीच जो शासन का गैप था उसको मैंने बताया। ठीक है, परंतु शेर शाह ने जो शासन किया है, इन्होंने जो शासन किया है वो कब से कब तक किया है? इन्होंने शासन किया था 1540 से लेकर 1545 तक। तो आप सोच रहे हो 45 से लेकर 55 तक का काल क्या था? तो वह 45 से, यानी कि 1545 से और 54 तक का काल जो था वह क्या था? शेर शाह का उत्तराधिकार। शेर शाह का उत्तराधिकार था। ठीक है भाई, वो शेर शाह का उत्तराधिकार था। तो ये बहुत बात की बात है। फिलहाल हम आप कवर करेंगे हुमायूं से। ठीक है, किससे बात करेंगे? हुमायूं से बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हुमायूं का जन्म जो हुआ था, अगर हम बात करें क्या हुआ था, जन्म जो हुआ था वो हुआ था महमद बेगम से, माहम बेगम से। और कब हुआ था अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 6 मार्च और 1508 को इनका जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी बात याद रखनी है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके पिता का, तो आपको पता ही होगा कि पिता कौन है? बाबर इनके पिता थे। कौन थे? इनके पिता जो थे बाबर थे। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे। किसके? बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र। ठीक है, 4 पुत्रों में पहला जो था, बड़ा जो था वो कौन था? हुमायूं। बड़ा कौन था? हुमायूं। दूसरे नंबर पर जो थे वो कौन थे? कामरान। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो थे वो थे अस्करी। और चौथे नंबर पर जो थे वो थे अस्करी के बाद में क्या नाम था? हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। इनका नाम था हिंदाल। तो हुमायूं हो गए, कामरान हो गए, अस्करी हो गए, हिंदाल हो गए। हुमायूं बाबर के जो उत्तराधिकार हुए वो कौन हुए? जो उत्तराधिकारी बने वो कौन बने थे? हुमायूं बने थे। ठीक है, इस तरीके से हुमायूं जो है शासन अधीन हुए हुमायूं की बाबर की मृत्यु के बाद।
अब बाबर की मृत्यु के बाद यानी कि 1500 बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, ठीक है भैया, 1530 में, यानी कि 1530 में इनका जन्म हुआ था 8 में, तो 1530 में 22 वर्ष की उम्र में जो है सत्तारूढ़ हो गए थे, यानी सिंहासन पर बैठ गए थे। ठीक है, किस पर बैठ गए थे? सिंहासन में 22 वर्ष की अवस्था में। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं क्या था। ठीक है, चलिए देखिए, हुमायूं ने अपना जो शासन था, पहली बात तो ये 22 वर्ष की उम्र में, किसमें? 22 वर्ष की आयु में क्या करा इनने? राज्याभिषेक किया। और कहाँ पर किया? आगरा में। कहाँ पर किया? आगरा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। अब देखो, इनका पहला भाई जो था वो था कामरान, दूसरा भाई जो था वो था आपका असगरी, और तीसरा जो भाई था वो था हिंदाल। ठीक है भाई, हिंदाल था तीसरा। इनने अपने भाइयों पे जो है जागीरें जो है बहुत अच्छे तरीके से विभाजित की थी, बांटी थी, और शायद वही एक कारण था कहीं ना कहीं इसकी विफलता का भी। ठीक है, अपनी जागीरों को जो है बांटा था, और यही एक विफलता था कारण का। कामरान को जागीर दी इन्होंने, वो दी काबुल और कंधार। बाद में जब वो उसे सवर नहीं हुआ तो उसने लाहौर और मुल्तान पे भी कब्जा कर लिया था, और इनने कोई एक्शन नहीं लिया था। ठीक है, एक ये भी कारण था। जबकि असगरी को जो जागीर दी थी वो क्या दी थी? संभल। असगरी को जागीर दी थी संभल, कौन सा? उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था ये दे दिया था। हिंदाल को जो दिया था इन्होंने, वो हिंदाल को दिया था मेवात। ठीक है, तो ये इन्होंने राज्याभिषेक, और कहीं ना कहीं विफलता का कारण था ये भी, यानी कि साम्राज्य का विभाजन होना विफलता की एक कारण था इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि विफलता यहाँ से हुई थी हुमायूं की, वरना तो हुमायूं शायद नहीं हारते, और ना ही इनकी सत्ता जो होती वो छीन होती। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि इनकी जो भूल हुई है शासन में वो कौन कौन सी हुई थी। सबसे बड़ी भूल जो हुई थी शासन में वो कौन कौन सी हुई थी, तो हम सबसे पहले नज़र मारते हैं भूल पर। इनकी जो भूल हुई थी वो क्या क्या हुई थी। ठीक है, पहली भूल क्या थी? कारण क्या था? भाइयों में या इनकी विफलता का कारण क्या हुआ था? भाइयों ने साथ नहीं दिया था। पहला कारण था क्या था? भाइयों ने साथ नहीं दिया था। दूसरा, सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। सबसे बड़े शत्रु इनके क्या थे? अफगान थे। सबसे बड़े शत्रु अफगान थे बाबर के समय से ही। कब से? बाबर के समय से, क्योंकि ये चाहते थे हुमायूं या इनको जो मुगल थे उनको बाहर खदेड़ना भारत से। ठीक है, फिर सबसे बड़ी भूल क्या थी? भूल थी साम्राज्य विभाजन। इसे सबसे बड़ी भूल कहूँगा मैं। सबसे बड़ी भूल क्या थी? साम्राज्य विभाजन इनका। ठीक है, और ये बात समझ में। अगर हम आगे बात करते हैं तो बाबर के, अगर यहाँ से बात करें तो एक और बात समझ सकते हैं। सेना में राजस्व खुले हाथों से बांटा सिंहासन पर आकर। ठीक है, सिंहासन हाथों पर बांटा। फिर एक बात और कि राणा सांगा, नाम सुना होगा राणा सांगा का, बाबर ने हराया था इसको। ठीक है, इसका पुत्र था जिसका नाम था राणा रतन सिंह। तो इसने भी अपनी शक्ति जो थी मजबूत कर ली थी। शक्ति मजबूत, समझ गए नहीं? शक्तिशाली हो गया था, जिससे कि ये सिंहासन दोबारा से ले सके। ठीक है, एक तो ये था। क्लियर? तो ये थे। अब इसकी खुली शत्रुता किससे थी? अगर मैं बात करूँ तो खुली शत्रुता क्या थी? इसके पैतृक दुश्मन कौन कौन थे? जिस समय हुमायूं का शासन था उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, इसे हैंड टू हैंड नोट करते रहा करो,
क्योंकि इसे नोट करते रहोगे, आपने नोट्स बना लोगे तो फिर रिवीजन कर सकते हो आराम से। किताब से कहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, किताब से कहाँ तक पढ़ोगे भाई, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद की कहानी क्या थी, इसमें एक और बात, जिस समय पर हुमायूं सत्तारूढ़ थे उस समय इब्राहिम, पहली बात ये इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी गद्दी पे बैठा था अपने क्षेत्र में, ठीक है। और एक और बात यहाँ से याद रखनी है कि महमूद लोदी ये चाहता था कि इसकी बंगाल के महमूद लोदी क्या चाहता था कि बंगाल का शासक नुसरत शाह की सहायता से पैतृक शासन लाना चाह रहा था, पैतृक शासक लाना चाह रहा था। उन्हें सोचा कि हम इब्राहिम लोदी को जो है, इब्राहिम लोदी का जो शासन चला गया था, तो उसके भाई ने महमूद लोदी ने क्या काम करा, बंगाल के शासक नुसरत शाह से मिलकर सोचा कि पैतृक शासन जो है हम पुनः वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसी समय पर दूसरे पक्ष में अगर बात करें तो बिहार में एक और काम चल रहा था। क्या था, बिहार में शेर खां, यानी कौन, शेर खां स्वतंत्र था। क्या था, स्वतंत्र शासक था इस समय पर, स्वतंत्र शासक था, ठीक है भैया। और तीसरी बात, इब्राहिम का चाचा कौन था, आलम खां। कौन था, आलम खां, ठीक है। गुजरात की सहायता से, किसकी, गुजरात की सहायता दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहा था। किस पर, दिल्ली पर कब्जा। तो ये चल रहा था जिस समय पर हुमायूं गद्दी पे थे। तो कौन कौन वजह थी, क्या क्या चल रहा था, ये सब बात आ गई है। इसके इतने दुश्मन थे हुमायूं के दुश्मन थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से जो है ये भी सोच रहा था पैतृक शासन वापस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बिहार में एक शासक था शेर खां, जिसे हम मूल नाम फरीद था, बाद में यही शेर शाह सूरी बनता है, ठीक है। कैसा बनता है शेर शाह सूरी वो भी बताएंगे। तो वो भी स्वतंत्र था, वो भी अपनी शक्ति जो है बढ़ा रहा था। और वहाँ इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम शाह, ठीक है, ये भी चाह रहा था गुजरात की सहायता दिल्ली पर अपना अधिकार करना, यानी सबको भूख थी शासन की, गद्दी की, साम्राज्य की। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, फिर भी हुमायूं ने लगातार अभियान करे, परंतु कहीं ना कहीं लड़खड़ाता रहा। और उसमें अभियानों में हम कुछ बातें जोड़ते हैं यहाँ पर कि क्या थे वो अभियान, क्या थी वो कंडीशन। तो देखिए, सबसे पहला अभियान की अगर हम बात करते हैं तो 1531 में कालिंजर अभियान किया। और यहाँ का जो शासक था इसका नाम था प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। ऐसा नहीं था कि जीता नहीं था, को पराजित किया। और ये पहला आक्रमण था इनका। कैसा आक्रमण था, पहला आक्रमण, हुमायूं का पहला आक्रमण था भैया ये, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा अभियान की बात करें तो क्या था, 1532 में दोहरिया अभियान किया। और यहाँ पर हुमायूं और महमूद लोदी, यानी किस के बीच में हुआ, हुमायूं और महमूद लोदी वर्सेस महमूद लोदी, ठीक है। इसमें महमूद लोदी क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। हुमायूं क्या हो गया था, विजय हो गया था इस अभियान में। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा था इसी समय में था 1532 में, किसने, हुमायूं ने, यानी कि चुनार घेरा, यानी कि चुनार में जो किला था उसे घेर लिया था। और किसके साथ, शेर शाह या शेर खां के साथ क्या कर दिया, समझौता। तो ये भी सबसे बड़ी भूल थी, इस समझौते को करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे मौका देखकर जो है शेर खां की शक्ति को दबाना चाहिए था इसे, क्योंकि ये ना ही शेर खां के यहाँ समझौता करता और ना ही इसकी शक्ति का जो है विस्तार होता, ठीक है। और शक्ति का विस्तार हुआ बाद में, और बाद में इसी को गद्दी से हटा दिया। किसके युद्ध के रूप में, चौसा के युद्ध के रूप में लड़के, ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ, फिर बाद में एक युद्ध और करते हैं बेलग्राम के युद्ध में, उसमें भी ये हार जाते हैं। समझ गए बात को। तो शेर खां
उसकी शक्ति को यहाँ ही से दबा देना चाहिए था। ये सबसे बड़ी भूल थी। पर समझौते में क्या हुआ कि शेर खां, किसके, शेर खां के पुत्र, शेर खां के पुत्र का नाम जो था वो था, कहने का मतलब ये था कुतुब खां। क्या था? कुतुब खां। कुतुब खां को जो है सेना में शामिल किया, सेना में क्या करा, शामिल किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। ठीक है, अंततः फिर क्या हुआ, अंततः कुछ समय के लिए शासन चल गया, परंतु शेर खां ने फिर शेर खां की सेना जो साम्राज्य था वहाँ रह गया था। फिर चौथी बार में क्या था कि 1537 में पुनः चुनार को घेरा, परंतु यहाँ पर क्या मिली, विफलता मिली। यहाँ पर क्या मिली, विफलता मिली, और ज़्यादा यहाँ पर इन्हें सफलता नहीं मिलती। पहले ये अभियान हुए थे, पहले 1531 में कालिंजर अभियान हुआ और प्रताप रुद्र देव को पराजित किया, पहला आक्रमण था ये। फिर 1532 में दोहरिया, हुमायूं और महमूद लोधी को पराजित किया, यहाँ पर चुनार घेर किया, शेर शाह के साथ समझौता करा। यहाँ पर शेर खां के पुत्र कुतुब खां को एक सैनिक टुकड़ी के साथ साम्राज्य में शामिल हुआ, और इस पर जो शेर खां थे उसे चुनार का किला जो है वापस कर दिया कि तुम्हारा ही ये किला है, तुम ही रखो इसको। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती थी, वो किला जो था इनको देना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके पराजय का एक वो भी कारण हो सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर क्या होता है। फिर ही तो होता है कि सिंहासन सत्तारूढ़ जो होता है वो जब ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये गलतियां जो है आदमी गलतियां से सीखता है। फिर एक होता है आपका चौसा का युद्ध। ठीक है, और वो होता है चौसा का युद्ध। ठीक है भैया, ये चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, और ये शेर शाह किसके निकट होता है, बक्सर के। किसके निकट होता है, बक्सर के निकट होता है। बक्सर के निकट होता है। कब होता है, 1539 में। और कौन कौन सामने आते हैं, यहाँ आते हैं हुमायूं और वर्सेस कौन आते हैं भैया, यहाँ पर शेर खां आते हैं। ठीक है, इसमें शेर खां जीत जाते हैं, हुमायूं क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, हुमायूं क्या है, हार जाते हैं, और शेर खां इसमें क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और यहाँ पर ही क्या करते हैं, ये यहाँ पर ही शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। किसकी, शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। ये शेर खां की उपाधि यहाँ पर धारण करते हैं, और अपने नाम का क्या है, नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। ठीक है भैया, अपने नाम का खुतबा पढ़ाते हैं, सिक्के जारी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सिक्के जारी करवाते हैं। ये काम हुआ था चौसा के युद्ध में। ठीक है भैया, ये हुआ था चौसा के युद्ध में। फिर एक होता है आपका सरहिंद का युद्ध कह दो इसको, बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध कह दो। किसका कह दो, बिलग्राम या कन्नौज का, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध होता है अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए पुनः, और कब होता है, 1540 में होता है। 1540 में होता है। किस किस के बीच में होता है, ये भी खोई सत्ता को वापस करने के लिए होता है। किसके बीच में, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के। ठीक है भैया, और इसमें शेर शाह सूरी फिर पराजित हो जाता है। अंततः यही कारण हुआ कि शेर शाह सूरी जीत गया और सत्तारूढ़ हो गया। तो दो युद्ध याद रखने हैं आपको। चौसा का युद्ध याद रखना, 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। शेर शाह की उपाधि धारण की थी, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्के जारी करवाए थे। बिलग्राम में, कन्नौज में क्या 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें भी क्या मिली, इन्हें पराजय मिली। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी हार के कारण क्या बने। ठीक है भैया, हार के कारण क्या बने, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कारण क्या थे। ठीक है, पहला कारण जो हो सकता है हार का कारण, यानी विभाजन, यानी विफलता का कारण। विफलता के कारण क्या थे बेटा, तो पहला कारण हो सकता है साम्राज्य विभाजन, क्योंकि साम्राज्य विभाजन हुआ, अपने अपने टुकड़ों में स्वतंत्रता हो लगी और सेना शक्ति होगी कमजोर। फिर दूसरा क्या था, शेर शाह की, हाँ ये भी लिख सकते हैं हम, शेर शाह की शक्ति को बढ़ावा देना या समझौता करना, या फिर समझौता, शेर शाह का समझौता जो था ये भी था। ठीक है भाई, और तीसरा कारण हो सकता है विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये भी एक कारण हो सकता था। जबकि क्या होना चाहिए था इसमें
कि इसको जैसे जैसे इसको पहले विजय मिलती रही थी तो ये विजय की जो थी मतलब भूख जो थी बढ़ती रहनी चाहिए थी, यानी कि जैसे जैसा ये विजय प्राप्त करता गया ऐसी मतलब भूख बढ़ती रहनी चाहिए थी, इसे धीमा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और अपने शत्रुओं के साथ जो है इसको मिलना नहीं चाहिए था और उनको शत्रु की नज़र से देखना चाहिए था। फिर कहने का मतलब ये था शिविर जो थे नीचे क्षेत्रों पर लगाना, नीचे क्षेत्रों में लगाना, शिविर नीचे क्षेत्रों में लगाना, यानी कि जब चौसा का युद्ध हुआ था तो शिविर नीचे क्षेत्र में लगाया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, मैं आपको बताता हूँ चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था जून 1539 में। अब आप ये बताइए, ये होता बरसात, ये कब कैसा समय होता है, वर्षा का समय होता है, और जब वर्षा हुई तो इसके शिविरों में जो थे वो पानी भर गया था, इस वजह से युद्ध हारे थे। शिविरों में पानी भरने के कारण जैसे युद्ध हारे थे, मगर फिर भी इनने सीख नहीं ली और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ, कन्नौज का युद्ध जो हुआ, उसमें भी इनने शिविर जो थे अपने नीचे में लगाए। तो ऊंचे क्षेत्रों पर से शिविर लगाने चाहिए थे, ये भी एक कारण था। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है शहर की ओर भागता, तो कहीं ना कहीं ये अपने साम्राज्य से विफल हो रहा था, तब ये उल्टे फुल्टे ऊट पटाक काम कर रहा था। ठीक है, तो यही एक कारण था। यहाँ पर क्या हुआ, शिविर नीचे में लगाए थे, इस वजह से ही इनको क्या हुआ, इसी वजह से ये हारे थे युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है, आगे क्या कहानी है इनसे रिलेटेड, क्योंकि हम पूरी तरीके से हम इसको पूरी तरीके से एकदम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम होल पैकेज तैयार करना। तो देखिए, जब दिल्ली व आगरा में शासन किसका बढ़ रहा था, शेरशाह का शासन बढ़ रहा था। किसका, शेरशाह का तो शासन बढ़ रहा था। उस समय हुमायूं जो था सिंध से ईरान के शाह के पास चला गया था अपनी जान बचाकर जो है बड़ी मेहनतों से, क्योंकि इसके जो मतलब वो थे कहते हैं ना उसको नायक जो था वो, उसने बड़ी मेहनत से इसकी जान बचाई थी और जब यहाँ से भागा था। ठीक है, आरी बात समझे। और यहाँ पर इसने इसी समय पर 1541 में इसने जो है मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। क्या किया था, विवाह किया था। और इसी समय पर 1542 में कहाँ पर, कहने का मतलब यह है कि अमरकोट 1 साल बाद अमरकोट किसका महल था, ये राजा बीर साल का महल था। ठीक है, मैं किसका, अकबर का जन्म हुआ, अकबर का जन्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसी समय पर। परंतु आगे क्या होती है कहानी, आगे कहानी होती है कि 1545 में शेरशाह की हो जाती है मृत्यु, शेरशाह की क्या हो जाती है कि मृत्यु। ठीक है, और ये इसी समय साम्राज्य में लगा जाता है कि साम्राज्य वापस लेने में। परंतु शेरशाह की मृत्यु के बाद में कौन शासक बनता है, जलाल। कौन शासक बनता है, जलाल शासक बनता है, इसका पुत्र। ठीक है, पुत्र जलाल शासक बनता है। ठीक है, परंतु सत्ता पुनः वापस होने की सोचते हैं। परंतु इसी के बाद में जो है, जब इसी चीज़ को फ़ायदा उठाता है तो 1545 में कौन, हुमायूं 1545 में ही सेना ईरान के शाह की सहायता से कंधार व काबुल पर कब्जा कर लेता है। कंधार और काबुल पर क्या कर लेता है, कब्जा। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या करते हैं, रिकॉल। यानी कि जब दिल्ली में आगरा में शेरशाह का शासन बढ़ रहा था तो हुमायूं सिंध से ईरान के शाह के पास चला गया था। 1541 में मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था। ठीक है, 1542 में अमरकोट में राजा बीर साल के महल में जो है अकबर का जन्म हो गया था। और 1545 में शेरशाह की मृत्यु। जब शेरशाह पढ़ेंगे तो पूरा शेरशाह को पढ़ेंगे, इतनी जल्दी शेरशाह को खत्म नहीं करना था, परंतु हम यहाँ अभी हुमायूं को पढ़ना है। तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है और जलाल पुत्र बन जाता है इसका उत्तराधिकारी। अब 1545 में इस चीज़ का फायदा उठाकर ईरान के शाह की सहायता से काबुल और कंधार पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता। आगे की कहानी क्या होती है उसे समझते हैं और भी अच्छे तरीके से समझते हैं आगे की कहानी कि क्या है वो आगे की कहानी। ठीक है,
अब क्या होता है कि 1545 में ही 1545 में जो है जलाल की मृत्यु हो जाती है। फिर 1545 में ही 1545 में एक और शासक बनते हैं इस्लाम शाह। कौन बनते हैं? इस्लाम शाह। ठीक है, जलाल के बाद इस्लाम शाह, इनकी में क्या हो जाती है? इनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में क्या था कि साम्राज्य जो होता है, साम्राज्य क्या हो जाता है? विघटित होने लगता है, विघटित होने लगता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर 1554 में हुमायूं सेना के साथ कहाँ पर पहुँच जाता है? पेशावर चला जाता है। और पेशावर पर क्या कर लेता है? विजय कर लेता है, पेशावर जीत लेता है। ठीक है भैया। और इसी समय फिर 1555 में लाहौर विजय करता है। और 1555 में एक युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है। और किस किस के बीच में होता है? हुमायूं मच्छीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना के पास में, लुधियाना से 19 मील दूर। तो हुमायूं वर्सेस कौन कौन थे? एक तरफ कौन थे? हैरात खां थे शायद, हैरात खां। ठीक है। और दूसरी तरफ जो थे वो कौन थे? तातार खां थे अफगान सेना में। और ये दोनों क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, ये भी और ये भी दोनों पराजित होते हैं। ठीक है। इसी समय क्या होता है कि 1555 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं सरहिंद का युद्ध। क्या कहते हैं? सरहिंद का युद्ध कहते हैं, सरहिंद का युद्ध बोलते हैं। और किस किस के बीच में हुआ था? मुगल सेना। ठीक है। और वर्सेस अफगान सेना के बीच होता। मुगल सेना में किसने करा था नेतृत्व? बैरम खान ने युद्ध नेतृत्व किया था। जबकि अफगान सेना से किसने किया था? सिकंदर शाह ने। सिकंदर शाह ने किया था। और ये जो है क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। सिकंदर शाह क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और बैरम खां और मुगल सेना जो है ये जीत जाती है। ठीक है। इतनी बात याद करना। एक बार रिकॉल करेंगे क्या था भैया? 1545 में इस्लाम शाह की मृत्यु पर साम्राज्य विघटित हो जाता है। ठीक है। 1554 में ही हुमायूं सेना जो है कहाँ पर? पेशावर पहुँचती है और विजय प्राप्त कर लेती है। और 1555 में क्या होता है कि लाहौर विजय होता है। और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और युद्ध किस किस के? हैरात खां और तातार खां, और दोनों पराजित हो जाते हैं। यहाँ पर मतलब किससे? हिस्सा 1555 में सरहिंद का युद्ध। और मुगल सेना की तरफ से बैरम खान नेतृत्व करता है और अफगान सेना की तरफ से कौन? सिकंदर खान नेतृत्व करता है। अंततः वो घड़ी आई जाती है जब इसका संघासन डोलमिल हो जाता है। संघासन जो होता है कैसे होता है? डोलमिल हो जाता है। और वो घड़ी कौन सी थी? मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या थी। ठीक है भैया। 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय से गिरकर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी पर एक लेन पूल कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। तो ये कई बार आता है एग्जाम में, क्योंकि भागम भाग रहा था ना अपने जीवन में। ठीक है भैया। तो एक ये भी बात याद रख लेनी है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि क्या ये ज्योतिष में विश्वास करता था। किस पर? ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है। और विश्वास रखने के साथ साथ सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है भैया। 7 दिन क्या था? 7 रंग के कपड़े पहनता, जिसमें मुख्य क्या है? जैसे शनिवार को वो काले रंग के पहनता था। कैसे? काले रंग के। ठीक है। रविवार को वो पीले रंग के पहनता था। कैसे पहनता था? पीले रंग के।
ठीक है। और सोमवार को जो है, सोमवार को वो सफ़ेद कपड़े पहनता था। कैसे? सफ़ेद रंग के। तो इस तरीके से जो है हुमायूं के बारे में ये मिलता, क्योंकि ये एक कमज़ोर शासक के रूप में रहा और एक तरीके से ऐसा मान लो दुर्बल शासक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी, तभी ये लड़खड़ाता रहा। तो कल का जो सेशन रहेगा वो हमारा वो रहेगा शेरशाह, क्योंकि इसमें कोई हुमायूं में कोई इतना कोई खास होता नहीं, एक दो क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। तो हम कल जो बात करेंगे वो शेरशाह से करेंगे। शेरशाह का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आगे जितने भी शासक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकबर। ठीक है, शेरशाह के साथ साथ अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम पहले शेरशाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अकबर पढ़ेंगे। ठीक है, और अकबर के बाद में जो है हम जहांगीर पढ़ेंगे, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रक्रिया पढ़ते रहेंगे। तो लगातार हमारी क्लास आपको मिल रही है 8 बजे, और दूसरी क्लास जो मिलती है 8:30 बजे मिलती है हमारी क्लास। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लगातार क्लास में है, हम कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जो है पेपर से पहले पहले जो है पूर्ण करा दें। और अभी तो ऑनलाइन भी होने में बहुत टाइम है, अभी तो ऐसा मान लीजिए 10 दिन है ऑनलाइन होने में भी, ऑनलाइन लास्ट डेट होने में भी। कोई घबराने की कोई बात है नहीं। चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास में जोश और जुनून के साथ। आप भी उसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।